Hello students, today we will discuss about the mineral resources. Okay, so first of all in the introduction part सबसे पहले हम देखेंगे कि what are the mineral resources. तो mineral resources basically क्या होते हैं? These are the inorganic crystalline solids having a natural occurrence on the earth. यानी कि ये inorganic crystalline solids हैं जो कि naturally हमारी अर्थ में present है. Okay, and they are among the scarce resource and non renewable in nature. ये हमारी नेचर में नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि ये फाइनाइट क्वांटिटी में मौजूद है और नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको इजीली रिन्यू नहीं किया जा सकता. ठीक है, अगर आप इसको एक बार कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब इसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितनी तेजी से आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये उनमें से खत्म होते जा रहे हैं. तो ये मेनली कैसे हैं? मेनली टू टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मेटालिक एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक. राइट, तो मेटालिक इज द फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक. और कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पर उनके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एटसेट्रा. तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी सारे मिनरल्स हैं, ये हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है बट इन दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. राइट, तो ये कैसे हैं हमारे पास? मेटालिक, नॉन मेटालिक और इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. राइट, so now in this slide we will discuss about the types of mineral resources. तो फर्स्ट है यहाँ पे आयरन, सेकंड इज एल्यूमिनियम, थर्ड इज कॉपर, फोर्थ इज मैंगनीज एंड फिफ्थ इज गोल्ड. तो ये 5 हमारे कुछ ऐसे हैं, वैसे टोटल 8 है. इस स्लाइड में हम यहाँ पे 5 देख रहे हैं. तो जो 5 मिनरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे टाइप्स हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और ये टाइप्स ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम अगर आयरन की बात करें तो आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल अमंग ऑल दी मिनरल रिसोर्सेज. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या ये हमारे कहाँ यूज़ होता है? हैवी मशीनरीज को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है हमारी कंट्री में? ये कहीं ना कहीं बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटका के कुछ रीजन्स में ये पाया जाता है. राइट, अब सेकंड इज एल्यूमिनियम. जो एल्यूमिनियम है ये भी हार्ड मेटल है बट इट इज लाइट इन वेट. तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स में, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एरोप्लेन्स में, या फिर ऑटोमोबाइल्स में. और हमारी कंट्री में ये बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में पाया जाता है. ठीक है, और इसका जो ओर है उसको बोलते हैं बॉक्साइट. तो ये बॉक्साइट की फॉर्म में हमें इसके ये ओर के रूप में हमें ये प्राप्त होता है, जिसको हम बाद में इसको रिफाइन करके एल्यूमिनियम बनाते हैं. थर्ड है हमारा मेटल कॉपर. ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट मिनरल है. और ये जो कॉपर है इट इज वन ऑफ द वैल्यूएबल मेटल एंड इट इज कंसिडर्ड एज द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमारा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है. और जितने भी आपके ब्रॉस हैं या ब्रॉन्ज हैं वो भी इसी मेटल से प्रिपेयर होते हैं. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान के खेरी स्टेट में पाया जाता है. अब फोर्थ है हमारा मैग्नीज. तो मैग्नीज जो है ये इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का, और विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील. ये स्टील को बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स को और ग्लास इंडस्ट्रीज को बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और इंडिया में ये कर्नाटका में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. नाउ फिफ्थ इज गोल्ड. तो गोल्ड जो है, गोल्ड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इट इज द प्रीशियस मेटल. ठीक है, आफ्टर डायमंड. तो डायमंड के बाद जो गोल्ड है ये सबसे ज्यादा प्रीशियस मेटल है एंड इट इज वेरी फॉन्डली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स. तो इसका क्या बनाया जाता है? ज्वेलरी बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है. और हमारे इंडिया में ये अनंतपुरम में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में पाया जाता है.
नेक्स्ट इज डायमंड। तो डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन दी अर्थ, और ये हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन, राइट। तो इट इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल एंड इट इज अ प्रीशियस स्टोन भी हम इसको कह सकते हैं, जो मोस्टली बहुत कॉस्टली है अमंग ऑल दी स्टोन्स में। तो सारे स्टोन्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है, जिसको हम ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो डायमंड है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी माइन से एट पन्नो प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक स्टेट है जिसका नाम है पन्नो, ठीक है, वहां पर ये माइन है जहां पर डायमंड हमारे इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट इज कोल। तो कोल इज मोस्ट पॉपुलरली नोन एज ब्लैक डायमंड, ठीक है। तो कोल को हम ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज। इनको भी माइनिंग से यानी कि खनन से ही हम इनको माइनिंग से निकालते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? इट इज बेसिकली यूज फॉर द फ्यूल फॉर जनरेटिंग थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेटिंग रेल इंजन्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वेस्ट बंगाल के दामोदर वैली, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये हमारी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डार्क लिक्विड और डीप डाउन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और ये इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ड्रिलिंग प्रोसेस से। तो ड्रिलिंग प्रोसेस से यानी कि होल करके ज़मीन के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो भी हमारी रिफाइनरीज हैं, फिर रिफाइनरी करके इनका डीजल बनाया जाता है, इसी से कैरोसिन बनता है, फिर मोबिल ऑयल बनता है, फिर वैक्स, देन वैसलीन। तो ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पेट्रोल के, राइट। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड, ठीक। हमारे कुछ मुंबई के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे अंकलेश्वर है, कालूल है या कॉम्बो है, वहां पर ये पाया जाता है। नाउ in this slide we will discuss about the use exploitation of the mineral resources। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हम देखेंगे क्या क्या यूजेस हैं और एक्सप्लॉयटेशन है मिनरल रिसोर्सेज के, ठीक है। तो फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं। तो फर्स्ट है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हैवी मशीनरीज। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जैसे हमारी हैवी मशीनरीज हैं लाइक ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं या ट्रेन्स हैं, पार्ट ऑफ द मशीनरीज हैं, या इंडस्ट्रियल प्लांट को लगाने में सबसे ज्यादा हम इन मिनरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ओके। सेकंड है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग में जो सरिया पड़ता है, मकान बनाने के लिए या इक्विपमेंट्स बनाने में भी इन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हमारे पास इन जनरेटिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने के लिए इन मिनरल्स का, जैसे कोल का, यूरेनियम का, इग्नाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड एम्यूनिशंस। तो इन सबको वेपन्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की बनती है, या कुछ अदर मेटल्स की भी हमारी ज्वेलरीज आजकल बनती हैं, ठीक है। इन दी प्रोडक्शन ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स के लिए मैग्नीज की भी ज़रूरत है, वहाँ कैल्शियम की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इन सब की नीड है। नेक्स्ट है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस वेपन्स। जैसे अभी हमने देखा था कि डिफेंस वेपन्स को बनाने के लिए, आर्नामेंट्स को या एम्यूनिशंस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम इनको एलॉयज बनाने के लिए, या जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए हम इन मेटल्स का वाइडली यूज करते हैं।
एंड द लास्ट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो फंगीसाइड्स हैं, जैसे मैनेब है, तो मैनेब में हम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। या फिर जाइनेब है जिसमें जिंक होता है, तो जिंक है या मैग्नीज है, या जो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम है, तो ये सारी चीजें क्या है, मिनरल्स ही तो है। और इन मिनरल्स का हम कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। Now, in this slide, we will discuss about the associated problems with the mineral resources. तो mineral resources के साथ क्या-क्या problems आ रही हैं, that we will discuss here. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्लीशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे हम इन मिनरल्स का खनन कर रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन of the mineral resources of the human, most of the mineral resources are the mark of the depletion। तो वो सारे कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो गोल्ड का एक्सट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं क्या से डिप्लीट कर रहा है, जो गोल्ड माइंस है यूएसए में वो अब खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि जो गोल्ड है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि जितना हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसका उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको बोला गया है डिप्लीशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज। सेकंड है कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। अब जैसे जैसे हम माइनिंग करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो इससे बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं, जैसे जो हमारी ह्यूज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो रिमूव होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो डिप्लॉय होती जा रही हैं या बैरन हो रही हैं। बैरन मतलब वो जो जमीन है सारी बंजर होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज से। तो उससे क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही हैं हमारी, कहीं ड्रॉट्स हो रहे हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, या कहीं पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हो रही है, या अगर कहीं डिजीज स्प्रेड हो रही है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो भी वाइडली इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा पॉल्यूशन। तो अगर हम मिनरल रिसोर्सेज का खनन करेंगे तो ऑब्वियसली जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है कि ये जो इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मिनरल प्रोड्यूसिंग जो रीजन्स है उनसे कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उससे रिलेटेड वाटर पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो लोकलाइट्स हैं या जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे लोकल पीपल जो है वो वाइडली वहां पर इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो उनकी नई नई जगह डिस्कवरीज होती हैं कि क्या यहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं या यहाँ पर हैं। तो उससे जो उस एरिया के लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनका भी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं से चेंज होता है और उनको वो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे जो वैल्यूज हैं या जो लाइफ स्टाइल्स है या इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, इसलिए इसको काउंट किया गया है एज ए सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक। तो यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज से ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो रही हैं। First is depletion of mineral resources, second environmental issues, third pollution, and fourth is social problems. Now in this slide we will discuss about the environmental effects of extracting and using mineral resources, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं that we will discuss here, ठीक। तो फर्स्ट है हमारा कार्बन आउटपुट। तो जो मिनरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्टिंग हो रही है या उसकी माइनिंग हो रही है उस पर इन्वायरमेंट पर क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे कार्बन आउटपुट। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है या जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर है, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है फॉर देयर सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो इससे क्या हो रहा है, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं तो कार्बन एमिट हो रहा है एनवायरनमेंट में। जब कार्बन एमिट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो ऑक्सीजन है उसका लेवल हमारे एनवायरनमेंट में कम हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा कार्बन आउटपुट।
नाउ सेकेंड इज इरोजन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज हैबिटेट। तो इरोजन यानी कि जो माइनिंग है उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लैंडस्केप हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, या जो सॉइल है वो इरोजन हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चेक नहीं हो पा रहा है, और जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके हैबिटेट हमारे लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं वो और ज़्यादा खतरे में है, वो बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे कुछ लायंस की स्पीशीज हैं, कुछ टाइगर्स हैं, तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हालांकि इन्होंने इनको सेव करके रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं जो स्पीशीज हैं वो इन सब चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी इससे इफेक्ट हो रही है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वाटर यूज एंड वेस्ट वाटर। तो जो वाटर यूज है वो कैसे इससे इफेक्ट हो रहा है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो मॉडर्न माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड है ना, माइनिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, या कुछ और भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वाटर है वो नियर बाई लोकेशंस का वाटर एक तो यूज़ भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो उससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है उससे जो वाटर है वो लोकेशंस का जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है, या डिस्पोज हो रहा है, या फिर वो पॉल्यूट भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो डेली नीड्स का वाटर है वो पीने के वहाँ पे योग्य अब नहीं रहा है जहाँ पर माइनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम डैमेज। तो इकोसिस्टम जो है वो भी इन एक्टिविटीज से डैमेज हो रहा है। जैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, तो जो वैल्यूएबल ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, या फिर कुछ हमारी ऐसी सरफेस है जहाँ पर बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं सारी लैंड जो है वो इससे डैमेज हो रही है। इट ऑल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एयर। तो जो एयर है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एयर की जो क्वालिटी है वो इससे इम्पैक्ट हो रही है माइनिंग से। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड दी ओर, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ द ब्लास्टिंग ऑफ द रॉक इज रिक्वायर्ड। तो जो रॉक्स हैं या जो भी ज़मीन है उसका जो खनन है वो हमें बहुत ज़्यादा उसमें करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है, और एटमॉस्फेयर भी पूरा पॉल्यूट हो रहा है, जिससे डस्ट रिलीज हो रही है ना, या कुछ ऐसी रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लैंड। तो जो लैंड है, ए नंबर ऑफ द कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड। तो इम्पैक्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा लैंड का, क्योंकि जो माइनिंग है उससे आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पहले पेड़ों को काटेंगे, तब ये तो आप लैंड की माइनिंग करेंगे, है ना, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ये सारे थे हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज। So in this slide we will discuss about the minerals conservation and management। जो minerals हैं हमें उसको कैसे conserve करके रखना है और कैसे हम उसको सही से manage कर सकते हैं। तो first है यहाँ पे economy is using mineral resources, यानी कि economy में हम इन minerals का इस्तेमाल तभी करें जब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपनी इकॉनमी को और अपने मिनरल्स को रिजर्व करके या फिर इसको कंजर्व करके हम रख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिसिंग इकॉनमी है, while using metal is the most effective method for the conservation of the mineral resources। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, और इन मेटल्स का, मिनरल्स का हम यूज़ जो है वो कम से कम करें, और इसका इस्तेमाल तभी करें जब हमारे लिए इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो। दिस इज़ द ओनली मेथड so that we can preserve the minerals। Now second is मेकिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग। हमें अपने ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें मेक करना है, ऐसे बनाना है जिससे कि वो प्रोडक्ट्स हमारे लंबे टाइम तक चल सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज बनाया फिर 2 साल बाद हम उसी मेटल से फिर दूसरा इक्विपमेंट बना रहे हैं या फिर मशीनरीज बना रहे हैं, तो उसका जो यूज़ है वो हमें कम से कम करना है, और ऐसे करना है कि जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो हमारे लंबे समय तक चलें।
नाउ थर्ड पॉइंट इज रीयूज एंड रिसाइकलिंग। हमें उन प्रोडक्ट्स का, जो भी हमने टूल्स बनाए हैं, मशीनरीज बनाई है, तो उन्हीं का हम रीयूज करें और उन्हीं को रिसाइकिल करें। ऐसा नहीं है कि हमने वो इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने उसको डंप कर दिया, यानी कि उसी को मेल्ट करके, उसी मेटल को दोबारा मेल्ट करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं, जैसा कि हम गोल्ड में भी करते हैं ना, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है, लेकिन ऐसा हमें और सारी मेटल्स के साथ भी करना चाहिए फॉर देयर कंजर्वेशन एंड द बेटर मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ द चीपर सब्सटीट्यूट्स। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इस मेटल की जगह पर, इन प्लेस ऑफ दिस मेटल वी कैन यूज अ चीपर मेटल, हम उससे सस्ता अगर मेटल हम यूज कर सकते हैं तो हमें वो यूज करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया या सिल्वर हो गया, तो उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट्स यानी कि इन प्लेस ऑफ दैट मेटल, तो हमें उसकी जगह पर कोई दूसरा सब्सटीट्यूट यूज करना चाहिए फॉर देयर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एफिशिएंट रिकवरी ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं, मतलब दीज आर द मैनी मिनरल्स विच आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, क्योंकि जो हमें ओर मिलते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही ओर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी रिकवरी ऐसे करनी है कि हम उसको बहुत ही इफिशिएंट वे में रिकवरी करें, उसकी वेस्टेज ना हो, एक ओर से जो हमें ओर्स मिले हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे रिकवरी कर पाएँ, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं ओर से विद द मेटल content up to 20% can be removed simply by tailing during the concentration or the smelting process। तो ये जो प्रोसेस है, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है या जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है, तो उससे हम क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी अच्छे से रिकवरी करते हैं। तो उन ओर से हमें उन मिनरल्स की रिकवरी ऐसे करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और मोस्ट इफिशिएंट वे से हम अपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्च ऑफ न्यू रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, न्यू रिसोर्सेज को भी सर्च करना है, क्योंकि जो करंट एरा है वो हमारा एडवांस साइंसेस का है ना। अब साइंस इतनी डेवलप हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, तो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसी कुछ न्यू डिस्कवरीज करें या कुछ और ऐसे रिसोर्सेज खोजें जिससे कि हम माइनिंग इन एफिशिएंट वे में कर सकें और उनको कंजर्व भी कर सकें, कि हमारा यूज़ भी उनसे होता रहे और एक तरफ हम उसको प्रिजर्व भी करके रखें। तो हमें ऐसे न्यू रिसोर्सेज को सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मिनरल डिपॉजिट्स। तो जो मिनरल्स हमारे पास गुड क्वालिटी के ऑलरेडी मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म्स ऑफ ओर्स में, या जो बहुत पुराने टाइम से हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग मिनरल डिपॉजिट, मतलब जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स हैं हमारे पास या जो मेटल्स हैं, उन्हीं को हमें इन्हें मोस्ट इफिशिएंट वे में प्रोटेक्ट करके रखना है फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच माइनर एंड रिकवर द माइनिंग साइट्स, ठीक, जिससे कि हम उसको प्रॉपर वे में स्टोर कर सकें और अपने फ्लोरा और फौना को भी कंजर्व करके रखें। तो यहाँ हमने पढ़ा कि हम इन मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं और कैसे उनका बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।